और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं। आज मेरे साथ इस बुलेटिन में दो बड़े पुलिस अधिकारी जुड़ने वाले हैं, एक मध्य प्रदेश के और एक मेघालय के, और वो जो खुलासा करेंगे उससे पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिरकार राजा हत्याकांड को सोनम और उसके साथियों ने मिलकर कैसे अंजाम दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सबसे पहले तो मेघालय पुलिस के हवाले से आपको बताऊं कि सोनम ने राजा का शव उसको भी ठिकाने लगाने में सुपारी किलर्स की मदद की थी। वो साथ बैठकर गई थी वहां से, स्पॉट से। जो जानकारी आपके सामने निकल कर आ रही है वो ये कि सोनम ने न केवल राजा की हत्या करवाई बल्कि आरोपियों के साथ शव को ठिकाने भी लगाया। हमारे पास इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि सोनम ने राजा से कहा था कि आगे फोटो खींचना है। हम कुछ एआई से जनरेटेड तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं दरअसल पूरी बड़ी खबर क्या है जो अब इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है। सोनम और राजा के साथ स्कूटी पर बैठकर निकली 23 तारीख की सुबह और रास्ते में बोला कि आगे फोटो खींचना है, और ये कहकर सोनम ने राजा को कन्विंस किया, जिसके बाद राजा सुनसान इलाके में गया और वहां पर जो जानकारी मिल रही है सोनम रुक गई पीछे, राजा आगे आगे था और उस इलाके में राजा पर जानलेवा हमला हुआ। यानी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किलर मौजूद थे, उसको फॉलो कर रहे थे और उसने उसको मार दिया। सोनम ने आरोपियों के साथ मिलकर जब इस मर्डर को अंजाम दे दिया गया, जब इस शव को ठिकाने लगाने की बात आई तो ये एआई जनरेटेड तस्वीरें आपको यही दिखा रही हैं कि उस वक्त वहां सोनम भी मौजूद थी उन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ, सुपारी किलर के साथ। वापसी में जब उस शव को ठिकाने लगा दिया, ऊपर से पहाड़ी से नीचे गड्ढे में फेंक दिया, खाई में फेंक दिया, वापसी में सोनम जो लौटी है, कॉन्ट्रैक्ट किलर दरअसल दो अलग अलग स्कूटी पे आए थे। एक स्कूटी पे दो थे और एक स्कूटी पे एक अकेलाता था। उसके साथ बैठकर सोनम वापस किलर के साथ बैठी थी और वापस लौटी थी। एक और बड़ा खुलासा जो इस मामले में हो रहा है मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, मंगलसूत्र को लेकर है। होटल में सूटकेस से सोनम का मंगलसूत्र पुलिस को मिला था और इसी के बाद पुलिस को शक हुआ कि एक नवविवाहिता अपना मंगलसूत्र को होटल के एक सूटकेस में छोड़कर कैसे जा सकती है। यहीं से पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इस महिला का किरदार डाउटफुल है और उसके कुछ दिनों के बाद जब डेड बॉडी मिलती है तो वो केवल राजा की मिलती है, सोनम की नहीं मिलती है। इसीलिए मेघालय पुलिस का ये शक और गहरा जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है और ये जो रोल है सोनम रघुवंशी का, ये बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहा है। आपको याद होगा लगातार 3 दिनों से इस खबर पर हम आपको एक एक चीज, एक एक पहलू को दिखा रहे हैं। आज 11 जून का दिन है। आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। आज 11 जून है और शादी के ठीक 30 दिन के बाद आज दुनिया के सामने एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। सोनम का भाई आज इंदौर लौटा है। इंदौर लौटने के बाद सोनम का भाई गोविंद वो अपने घर नहीं गया, अपने माँ बाप के पास नहीं गया, वो अपनी बहन के ससुराल में यानी राजा के घर में गया। सीधे राजा के घर वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद जिस तरीके की भूमिका गोविंद ने यानी सोनम के भाई ने निभाई है, आपको भी जरूर देखनी चाहिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बुधवार के दिन जो तस्वीर आई वो झकझोरने वाली थी। जिस सोनम रघुवंशी के परिवार के लोग मीडिया से बच रहे थे, उसी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद मीडिया के सामने अचानक राजा के घर पहुंचे। गोविंद रघुवंशी राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपट कर रोए। क्या है? हाँ, यस, यस, यस।
इतना बड़ा कदम उठा ले, इसके बाद में कुछ ना तो भैया अपन को बता लेते, अपन दिल का हल कर लेते। माइक लगा दो। इस तस्वीर को देखिए और जरा हालात को समझिए। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी। अब 11 जून को यानी शादी के महीने भर बाद सोनम का भाई अपनी बहन के ससुराल पहुंचा है और इन 30 दिनों में हालात इस कदर बदल चुके हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गोविंद का बहनोई यानी इस महिला उमा रघुवंशी का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और गोविंद की जो बहन ठीक महीने भर पहले अपने घर से विदा होकर यहाँ आई थी वो अब पुलिस के कब्जे में है। क्या है? हाँ यस इतना बड़ा कदम उठा ले, इसके बाद में कुछ ना तो भैया अपन को बता लेते, अपन दिल का हल कर लेते। माइक लगा दो। दरअसल सोनम के भाई गोविंद ने राजा के भाई विपिन को इसकी जानकारी दी थी कि वो उनके घर पहुंचेंगे। गोविंद ने मुझे खुद ने आगे कहा था मैं इंदौर पहुंच चुका हूँ रात को 11 बजे और सुबह आपके घर पे आ रहा हूँ मैं। आप सारी मीडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं सारी मीडिया के सामने बयान देने को राजी हूँ। गोविंद को यहाँ कब आया था? इंदौर कब आना हुआ? रात को 11 बजे। गोविंद ही सोनम के वो भाई हैं जिन्हें सोनम ने गाजीपुर के ढाबे से फोन किया था। सोनम से बातचीत होने के बाद गोविंद के ही कहने पर गाजीपुर वाले ढाबे के मालिक ने पुलिस को बुलाया था। गोविंद उसके बाद इंदौर से गाजीपुर के लिए निकले थे। अब इंदौर लौटने पर वो अपने घर ना जाकर सीधे राजा के घर पहुंचे। अंदर जब सोनम के भाई राजा गोविंद की मां यानी अपने बहनोई की मां से मिल रहे थे तब राजा के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। सवाल कई थे, इसलिए गोविंद ने बाहर निकलने के बाद एक एक सवाल का जवाब दिया। गोविंद ने साफ कहा कि वो राजा के परिवार से माफी मांगने आए थे। अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी दे दी जाए। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीज़ें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। गोविंद के सामने उनकी बहन सोनम और राज कुशवाहा से जुड़े सवाल भी उठाए गए। इस पर गोविंद ने भी खुद हैरानी जताई। बोले राज कुशवाहा तो सोनम से राखी बंधवाता था। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। याद कीजिए ये वही गोविंद है जो पहले अपनी बहन सोनम को बेगुनाह बता रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। गोविंद ने कई सवालों के जवाब दिए और सारे जवाब ऐसे जो सोनम को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। मैं सत्य के साथ हूं और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता मुझे अनुभव नहीं। सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे। आज के दिन की ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर थी। गोविंद ने आके माफी मांगी, लेकिन उससे बड़ा काम तो राजा की मां ने किया, उमा जी ने किया। मेरे साथ इस शो में आके जुड़ेंगी, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गले लगाया गोविंद को उमा रघुवंशी ने, उसको देख के लगता है कि माँ का दिल वाकई में कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब वो खुलासा करते हैं जो एनडीटीवी लगातार टीज कर रहा है। आज शाम से आपके सामने टीजर आ रहे हैं। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है डीएनआर मारक, ये डीआईजी हैं ईस्टर्न रेंज शिलोंग के, और उन्होंने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मारक से मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जो इस वक्त शिलोंग में मौजूद है, उन्होंने एक खास बातचीत की है। आइए पहले इसको सुन लेते हैं। 5 आरोपियों ने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लिया है।
हाँ, वो लोग ने कन्फेस किया कि हाँ वो लोग ये क्राइम में इन्वॉल्व थे, इतना तक वो लोग ने कन्फेस कर दिया। सर कैसे पूरे मर्डर को अंजाम दिया और फिर कैसे ये लोग वहाँ से निकले, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं सर। देखिए ये सब एग्जैक्टली कैसा हुआ वो तो हम लोग को इंटरोगेशन का बात ही पता चलेंगे, लेकिन हम लोग को इतना पता चला है कि वो 23 को जब वो लोग सोनम और राजा वो लोग नोंगरियात से वापस आ रहे थे, तब उस टाइम वो लोग ये 3 लोग भी नोंगरियात में उस रात को रुके हुए थे पास वाले होम स्टे में, और वो लोग का साथ फॉलो करके वो लोग के साथ दोस्ती करके मतलब राजा का साथ दोस्ती करके कुछ बातचीत करने लगा। और उसके बाद जब एक जगह पहुंचा है जिसका नाम है वे साउडाउ, वहाँ ये सोनम ने बताया कि कुछ फ़ोटो खींचना है और राजा को लेके गया, और उसके दौरान ये 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है उसने राजा को मारा है। अच्छा सर, मारने के बाद फिर ये लोग कहाँ कैसे गए उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए मारने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो है ये तीनों 2 स्कूटी लेके आए थे, और ये सोनम दो कॉन्ट्रैक्ट किलर एक स्कूटी में बैठे हुए थे, और सोनम और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर वो दूसरे स्कूटी में बैठ के एक जगह है माकोडक बोल के, उस जगह तक वापस आए। माकोडक के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने वापस चले गया और सोनम अलग से वापस चला गया। सर जब सोनम वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर ये पूरा क्राइम हुआ, तो सोनम ने सर उस दौरान क्या इनसे बातचीत की, और जब डेड बॉडी को फेंका गया तो क्या सोनम भी उस डेड बॉडी को फेंकने में इन्वॉल्व थी? बिल्कुल, मतलब ये जैसे मैंने बताया वो लोग वापस एक ही साथ वो लोग गया है, तो वो लोग के साथ इन्वॉल्व थे। और जो हम लोग का प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन में अभी ये जो एक्यूज पर्सन्स ने बताया कि जब सोनम ने भी वो डेड बॉडी को फेंकने में मदद किया। धक्का दिया था उसको? धक्का नहीं, मतलब मारने के बाद उसको वो गॉर्ज में फेंकने में मदद किया। अच्छा सर, एक जो बात निकल कर आ रही है मंगलसूत्र वाली बात, मंगलसूत्र की पूरी सर क्या स्टोरी है, ये क्या कोई इससे केस वर्कआउट हुआ है क्या? देखिए जब हम लोग को इनिशियली जब ये मिसिंग रिपोर्ट मिला था, तो हम लोग को उसको इनिशियली तो हम लोग इसको क्या हुआ था हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग इसको एक मिसिंग केस का जैसा हम लोग उसको ट्रीट कर रहा था। लेकिन उस टाइम जब हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो हम लोग को 2 सूटकेस ये राजा और सोनम का सूटकेस मिला है, और वो सूटकेस में से एक मंगलसूत्र और एक रिंग मिला है। तो वहाँ से हम लोग को कुछ शक होने लगा कि शायद ये तो नया जिसका मैरिज अभी जस्ट रिसेंट हुआ है, और मंगलसूत्र तो सूटकेस में छोड़ के जाना नहीं चाहिए, तो उसी से हम लोग का शक शुरू हुआ है। सर जब ये सोनम वहाँ से चली थी, कुल कितने इसके पास मोबाइल फ़ोन थे, कितने मोबाइल फ़ोन आपने रिकवर कर लिए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। फैमिली मेम्बर्स ने हम लोग को बताया कि राजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे और सोनम के पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, तो टोटल 4 मोबाइल फ़ोन्स थे। और उस 4 मोबाइल फ़ोन के से मतलब एक ही मोबाइल फ़ोन अभी तक हम लोग को मिला है। एक फ़ोन मिला है, 3 फ़ोन अब तक नहीं मिले? हाँ बिल्कुल। सर ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, क्या सोनम ने शादी के पहले प्लान कर ली थी या शादी के बाद प्लान की? ये हम लोग को अभी पता नहीं है, अभी हम लोग को इसको इंटरोगेशन का बात ही पता चलेगा। सर जो शूटर्स थे वो कॉन्टैक्ट में कैसे आए इनकी? ये भी हम लोग को इंटरोगेशन का बात ही पता चलेगा। और सर पैसे क्या इन्होंने शूटरों को दिए थे, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, अभी तक हम लोग को कोई डिटेल्स का जानकारी नहीं है, अभी पूछताछ के बाद ही उसको पता चलेगा। सर सोनम जब यहाँ से गई तो वो कहाँ रुकी? इतने दिन तक वो मिसिंग थी, कहाँ वो रुकी, किन किन शहरों में गई सर वो? देखिए ये हम लोग को बताया गया है कि वो जब वो वापस गया है तो वो शायद ट्रेन पकड़ के इंदौर चला गया है। अच्छा, तो इंदौर में कितना दिन रुका है हम लोग को पता नहीं है। वो बता रहा है कि राज ने उसको कुछ रेंटेड एकोमोडेशन अरेंज किया है, वहाँ पे रुके थे। उसके बाद राज वो बता रही है कि राज ने एक गाड़ी अरेंज किया था और उसको गाजियाबाद भेजा था। अच्छा। कितना दिन इंदौर में रुका है उसको हम लोग को अभी पूछताछ के दौरान हम लोग को पता करना पड़ेगा। आप शिलोंग पुलिस के डीआईजी मारक को सुन रहे थे। साफ साफ कहा मारक साहब ने कि किस तरीके से इस पूरे कांड को अंजाम दिया सोनम और उसके साथियों ने मिलकर। राजा हत्याकांड के सभी आरोपियों को आज शिलोंग की अदालत में पुलिस कस्टडी में सौंप दिया है। आपको आज दिन भर शिलोंग में क्या हुआ, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, कोर्ट में क्या हुआ,
ये तमाम चीजें जाननी होंगी, इसके लिए आपको हमारी ये स्टोरी देखनी चाहिए। शिलांग की इसी अदालत में सोनम और बाकी 4 आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची। इस मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। यहाँ पर मैं अभी कई लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इस कोर्ट में पहला ऐसा केस है जिसमें इतनी ज़्यादा मीडिया कवर करने आई है और पहला मौका है जब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लोकल लोग भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं जो आरोपियों को देखने आए हैं और कई लोगों में गुस्सा भी है। पुलिस ने आरोपियों की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों के लिए रिमांड दी है। इन 8 दिनों में पुलिस आखिर क्या करेगी? देखिए, कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड ग्रांट की है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उसको सोनम का जो मोबाइल है बरामद करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी को एस्टेब्लिश करना है, इसके साथ ही जो मनी ट्रेल है उसकी जांच करनी है और साथ ही कुछ आरोपियों के कपड़े जिन्होंने वारदात के वक्त पहने हुए थे वो कपड़े बरामद करने हैं। इसके साथ ही जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट करना है, आरोपियों की शिनाख्त करवानी है। ये सारी बातें पुलिस ने कोर्ट में कही थी, जिसके बेसिस पर कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड 5 आरोपियों की पुलिस को ग्रांट कर दी है। यानी कि अगले 8 दिन पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और आरोपियों से पूछताछ करेगी। कुल 5 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है। उनको आज सुबह और कल रात 5 लोगों को शिलांग लाया गया है। आज काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी है। ट्रांजिट वारंट आज ख़त्म हो रहे हैं, जिसके कारण उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। पुलिस को जांच के दौरान अब तक कई सबूत मिले हैं, जिनमें आरोपी आकाश की खून से सनी शर्ट, सोनम का रेनकोट और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी शामिल है। आखिर इन सबूतों के आधार पर कोर्ट में सोनम और बाकी आरोपियों को गुनहगार साबित करना जांच एजेंसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में मोबाइल फोन मिसिंग है, मोबाइल फोन नहीं है तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जब मोबाइल फोन का होता है तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन एक बात है, क्योंकि चैट्स इंटरसेप्ट कर भी सकते हैं, कॉल डिटेल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का बरामद होना जरूरी है। जो मर्डर का वेपन है उस वेपन के ऊपर जो ब्लड सैंपल है, विक्टिम का जो ब्लड सैंपल है, फिर उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सारी चीजें जो रिकवर हुई हैं काफी समय के बाद हुई हैं। जितना डिले होता है उसमें एविडेंस कलेक्शन में, उतना ही कहते हैं कि केस कमजोर होता है। यानी रिमांड पर लेने के बाद पुलिस के सामने चुनौती ये है कि वो सबूत तैयार करे। यानी सभी आरोपियों को न केवल आमने सामने बैठाया जाएगा, बल्कि उस जगह पर भी ले जाया जाएगा जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। बारी बारी से जब सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो सोनम को बाकी 4 आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है, उनको कन्फ्रंट करवाना है। इसके साथ ही जहां पर ये क्राइम हुआ है, जहां पर ये अपराध हुआ है, वहां पर ले जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, जिसका मतलब ये होता है कि उस वक्त क्या कुछ हुआ होगा, कौन सा आरोपी कहां खड़ा था, किसने क्या किया था, किसका क्या रोल है, ये क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद मालूम चल पाएगा। इसके साथ ही जो आई विटनेस हैं उनके जरिए आरोपियों की शिनाख्त परेड भी करानी है। तो ये सब जो है अगले कुछ दिनों में होने वाला है। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी। 21 मई को सोनम और राजा शिलांग पहुंचे थे। 23 मई को परिवार से राजा की आखिरी बार बात हुई थी और उसी दिन राजा की हत्या भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अभी तक की जितनी जांच पड़ताल, छानबीन शिलांग पुलिस ने की, उससे तो बात साफ समझ में आ रही है कि सोनम इस पूरे खेल में मास्टरमाइंड थी और राजा उसका साथ निभा रहा था। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। सोनम का भाई गोविंद, जो पहले अपनी बहन को बेगुनाह बता रहा था, अब कह रहा है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर राजा के परिवार ने आज सुबह सोनम की मां पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि उन्हें इस साजिश की पूरी जानकारी थी और उनका परिवार हवाला कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। ये राजा के बड़े भाई ने आरोप लगाया सोनम के परिवार पर। सवाल यह है कि क्या ये परिवार का हृदय परिवर्तन है या फिर एक नई साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी, एक नई नवेली शादी, हनीमून का सपना और फिर एक खौफनाक हत्याकांड।
खबर आ रही है कि राजा की हत्या करने की बात उसकी पत्नी सोनम ने कबूल कर ली है। सोनम ने हनीमून की पूरी योजना बनाई, टिकट बुक कराए, होटल चुना, राजा को शिलोंग की सुनसान वादियों में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। यानी अब तक की जानकारी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये हनीमून प्यार की मंजिल नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का आखिरी पड़ाव था। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। सोनम के भाई गोविंद, जो पहले अपनी बहन को बेगुनाह बता रहे थे, अब राजा के परिवार के साथ खड़े हैं। सोनम का परिवार, जो पहले कह रहा था कि सोनम को फंसाया जा रहा है, वो सोनम की फांसी की बात कर रहा है। कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। गोविंद का बयान सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई हृदय परिवर्तन है या फिर अपने परिवार को बचाने की एक और कोशिश? ऐसा इसलिए क्योंकि राजा के भाई विपिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम की मां को इस साजिश की पूरी जानकारी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम के परिवार पर हवाला कारोबार से जुड़े होने का भी सनसनीखेज आरोप लगाया है। तो यदि हवाले का पैसा आ रहा है तो हवाले की जानकारी मतलब इनकी भी जांच की जाए कि पैसा हवाला में काम करता था, ये भी काम करते होंगे, क्योंकि आज जो जिस तरह से उसके पापा को यहाँ लेके आया था तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन इनका लोगों को जोड़ा होगा। तो हो सकता है इसकी मम्मी का हाथ हो सकता है, नहीं ऐसा होगा, क्योंकि हर माँ को कुछ भी पता रहता है कि इसके बच्चे ने क्या करा क्या नहीं करा। ऐसा प्लानिंग सोची समझी हुई है, तो सब पे कार्रवाई की जाए, सबकी जांच की जाए। जिस दिन 25 मई को उसकी मम्मी आई, वो सोनम आई थी, उस दिन उसकी माँ का फ़ोन डिटेल निकाला जाए, उसकी मम्मी कहीं उससे मिलने गई थी क्या, कहीं आसपास गई थी क्या, ये सब भी देखा जाए कि राज ने उसकी मम्मी से बात करी थी क्या लाइन पर लेके बात करवाई थी क्या, ये सबकी जाँच की जाए। हालांकि इस आरोप का जवाब सोनम के भाई गोविंद ने दिया है। हवाले से लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसके अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीज़ें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। माँ को अभी ऐसी चीज़ें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। वहीं दूसरी ओर इस घिनौने केस के एक आरोपी राज कुशवाहा के परिवार वाले उसे आज भी बेगुनाह बता रहे हैं। एनडीटीवी की टीम राज कुशवाहा के पुश्तैनी घर यूपी के फतेहपुर पहुंची। फतेहपुर के इस गांव में राज के परिवार में उसकी दादी और चाचा रहते हैं। बच्चा पाहुआ भाई क्या है, बिल्कुल इंता क्या है, वह इंता क्या लड़का नहीं, यहाँ पे फंसाने वाले चाचू कुछ कह सकते हैं। क्या सोनम के परिवार का अचानक बदला हुआ रुख वाकई सच्चाई की तरफ इशारा करता है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल तक खुद को 4 दीवारी में कैद रखने वाला सोनम का परिवार सामने तब आया जब पुलिस के आगे सोनम ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। ये परिवार सामने तब आया जब कत्ल के कई सबूत सोनम पर शिकंजा कसते जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने मेघालय के आईजी डाल्टन पी मारक से पूछा, क्या आरोपी जांच में सहयोग कर रहे हैं? All the accused now are cooperating with the investigation? At the moment, yes, they are cooperating. And have they accepted that they have done this? Yes. Who is the mastermind, sir? Well, it is 2 of them, as far as we have been able to establish so far. The 2 of man and the woman. 2 of them. Women means Sonam and men means Raj? Yes. सच जो भी हो, इस मामले ने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि समाज में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे इस कहानी के जो 2 पात्र हैं, जैसा कि एक का नाम राजा है और एक का नाम राज है। सोनम तो पुलिस कस्टडी में, राज पुलिस कस्टडी में है। राजा विक्टिम है जिसकी हत्या कर दी गई। मेरे साथ राजा की माताजी उमा रघुवंशी
और राज कुशवाहा जो कि मुख्य आरोपी है, जिसने सोनम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को कथित तौर पर रचा, उसकी माताजी चुन्नी जी मेरे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से उनसे बात करते हैं, दोनों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। पहला सवाल उमा रघुवंशी जी मेरा आपके साथ है। जो कुछ हुआ शादी के पहले या शादी के दौरान, आपने कभी राज कुशवाहा को देखा सोनम के आसपास या अपने घर के आसपास? क्या आप जानती है राज कुशवाहा को? हाँ, वो जब हमने भी देखा कि वो हमारे यहाँ आया तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरे बच्चे का मर्डर करने में इन सबका हाथ है, और ये मेरे घर आने की हिम्मत कैसी हुई? पहली बात तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। और इसके पहले हमने कभी राज कुशवाहा का नाम नहीं सुना, किसी के मुंह से सुना, राजा के मुंह से भी नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना हमने। उसका कोई जिगर ही नहीं था हमारे घर में। मतलब जी, मैं समझ सकता हूं, जब राजा का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उन तस्वीरों में राज दिखाई दिया है, जो सोनम के पिताजी को लेकर आया और बाकायदा उनकी मदद कर रहा था चलने वलने में, शायद उनको तकलीफ थी। चुन्नी जी, मेरा सवाल आपसे है, आपके बेटे का नाम प्रमुखता से आया है राज कुशवाहा का, और कहा जा रहा है कि उसने अपने प्रेम संबंधों के चलते, उसके और सोनम के बीच आपस में प्रेम था, उसके कारण इस पूरे कांड को अंजाम दिया। क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आपका बेटा इन्वॉल्व है, उसके संबंध है सोनम के साथ? हमें कोई एहसास नहीं हुआ भैया, ना हमें कभी आज तक हमको ये पता है कि राज सोनम से प्यार करता था। कभी ऐसा मेरा बच्चा कभी ऐसा कर नहीं सकता, मेरे को तो ये भरोसा, कभी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। और फिर सोनम इतने रईस घर की है कि वहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उससे ऐसा क्यों कर सकता? राज मेरा कितना छोटा, 20वां साल उसका चल रहा है, और राज उससे प्यार कहाँ से कर सकता है? आपको क्यों ये नहीं यकीन होता ये चीज़ का कि राज ऐसा नहीं कर सकता? और सोनम क्या देख के मेरे राज को पसंद करेगी? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? चुन्नी जी, सवाल तो असल यहीं से खड़ा होता है ना कि भाई आपके परिवारों में आर्थिक समानता नहीं थी, राज नौकरी करता था सोनम के यहाँ पर, उनको दोनों को लगता होगा कि परिवार में शादी को लेकर रजामंदी नहीं होगी, क्या इसके लिए तो इसको अंजाम नहीं दिया गया? हम दीदी कभी नहीं मिला, हम सोनम को कभी न देखा, न कभी हमारी उसकी मुलाकात हुई, न उनकी, न उनके पापा की, न उनके भैया की। हमसे उनसे बस बेटा मेरा काम पे जाया करता था, वो काम से आता था, बाकी उनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं था कि कोई आना जाना था, कुछ भी नहीं था। जी, चुन्नी जी, आप ये बोल रही हैं कि राज जो था वो वहाँ नौकरी करता था। क्या आपने कभी देखा सोनम के फोन आते हो राज के पास, या राज घर में रात को या कोने में जाके अकेले में उनसे बात करता हो? हम कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा नहीं था, मतलब जैसे काम की बात होती थी ना, तो सोनम के भी फ़ोन सुबेरे आ जाया करता था। सोनम भी फ़ोन लगाती थी तो कभी सुहानी उठा लेती थी, कभी मैं उठा लेती थी, तो बोलती थी राज को जगा दो, बोलो दीदी जगा रही, काम का टाइम हो गया, जल्दी आए नहीं भैया चिल्लाएंगे। और जो लड़कियां वहाँ काम करती थी उनका भी फ़ोन आता था, बोलती थी राज सर को जगा दो, काम का टाइम हो गया। अच्छा, मतलब फ़ोन आता था। उमा जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जब शादी पिछले महीने हुई, आज 1 महीना हुआ है शादी को हुए, 11 जून का दिन है, उन वीडियोस में, उन तस्वीरों में सोनम की तस्वीर कुछ ऐसी लग रही है जैसे वो परेशान है, गुमसुम है, शादी से खुश नहीं है, गुस्से में दिख रही हैं। क्या आपको भी इस बात का एहसास हुआ था उमा जी? हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि लड़की पराई होती है तो थोड़ी सी रहती है ऐसी, इस चक्कर में ना हो सके अपसेट होगी वो, मतलब दूसरे घर जा रही है, तो इस चक्कर में हमारा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर भी। जी, चलिए, आप दोनों का हमसे बात करने के धन्यवाद, उमा जी और चुन्नी जी, थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन जो मेघालय में मेन चल रहा है, उसकी मदद मध्य प्रदेश की पुलिस भी कर रही है, क्योंकि मामला, तमाम जो लोग हैं इससे जुड़े हुए आरोपी, वो इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर में एक मुख्य जांचकर्ता, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उसमें इंदौर के एडिशनल डीसीपी हैं राजेश दंडोटिया, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, तीनों चारों जो आरोपी थे उनको आप लोगों ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर पकड़ा, क्या आप लोगों के सामने इन लड़कों ने जुर्म कबूला था? देखिए, मैं इसको डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि जो शिलोंग पुलिस को स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिल चुके हैं कि इनमें, इस घटना में ये बिल्कुल शामिल है। क्या आपके सामने माफ़ी की बात आई थी? इन लोगों ने कहा था कि गलती हो गई? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो अरेस्टिंग की तब हुई है जब इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया है।
जी राजेश जी, गोविंद आज जो था सोनम का भाई, वो राजा के घर गया और मां से मिला, गले लगा, माफी मांग ली। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, पुलिस क्या मतलब निकाल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाता ही है और कहीं ना कहीं एक जो फैमिली थी वो एकदम से पूरी तरह डिस्टर्ब होगी। कितने परिवार डिस्टर्ब रहे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अभी शादी हुई थी, वो एकदम एक तरफा सब कुछ उजड़ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ग्लानि भी होती है कि हमारी वजह से, हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति की वजह से। तो ये एक मामला हो सकता है। राजेश जी, तो क्या ये माना जाए कि सोनम के परिवार ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी बेटी गुनहगार है? क्या इसको माना जा सकता है? देखिए, ये जितने भी जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये बड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, एविडेंस बेस्ड होते हैं। एविडेंस को आप झुठला नहीं सकते। जो एविडेंस मिले हैं उनको टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज और इसके अलावा ग्राउंड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जो उनके पास जो उनके जो साक्षी हैं वो लोग, तो ये सारे एविडेंसेज है जिनसे बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, आप इनको जब अरेस्ट किया गया, फिर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया, तो न्यायालय भी ये देखता है कोई ट्रांजिट रिमांड देने से पहले कि क्या एविडेंसेज है इनके पास। तो फर्स्ट जो इंस्टेंस है, जब वो देखते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ कुछ केस में इनके ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड के आधार पर वो लोग ट्रांजिट रिमांड या पुलिस रिमांड देते हैं। तो दोनों ही स्थिति में देखें, गिरफ्तारी के बाद भी उनको ट्रांजिट रिमांड मिला है, तो उनको काफ़ी एविडेंसेज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अदालत इस बात से कन्विंस थी कि कुछ ना कुछ दम है शिलोंग पुलिस और आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। अब मोटिव क्या लगा, क्यों किया गया ऐसा? कि जहाँ तक मुझे लगता है मोटिव जैसा चल रहा है वही संभवतः आएगा, क्योंकि शिलोंग पुलिस इन सारी कड़ियों को जोड़ रही है। वो लीडिंग एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कभी भी पैरेलली दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती, दूसरी जांच। तो इस समय सोनली शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारा काम असिस्ट करने का था उनको। लगातार जो भी उनके लोग थे यहाँ पर आए थे, इंदौर पुलिस कमिश्नर उनको लगातार असिस्ट कर रही थी, क्राइम ब्रांच इसको डील कर रही थी, और उनको जो भी जो सस्पेक्टेड थे उनको आइडेंटिफाइड करके कंबाइंड ऑपरेशन चला के चारों को दिया। पर अब सब लोग उनके पास है, सारी कड़ियां एक दूसरे से सामना कराएंगे, सारी कड़ियां जुड़ेंगी। मुझे लगता है मोटिव से और स्पष्ट हो पाएगा। हम लगातार शिलोंग पुलिस के भी संपर्क में, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं, मैंने भी कल 2 इंटरव्यू किए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, शिलोंग पुलिस तो ये कह रही है कि लव ट्रायंगल है राजा, सोनम और राज के बीच। क्या आपको भी लगा अपनी पूछताछ में? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इन्वेस्टिंग एजेंसी के पास कोई भी जो फैक्ट बोलती है वो फैक्ट के आधार पर बोलते हैं। वो कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तथ्य आए होंगे। एक चीज और राजेश जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपके सामने भी ये बात आई कि वहां पे अपराध करने के बाद, मर्डर करने के बाद सोनम इंदौर आ गई थी? आप कुछ कंफर्म कर सकते हैं? इस तरह की बात बताई गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी शिलोंग पुलिस ने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि कल इनकी टीम थी। तो अगर इस तरह की कोई ऑफिशियली बात आती तो वेरीफाई करते, बट डेफिनेटली इंदौर पुलिस लगातार इसमें असिस्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन में। अगर इस तरह का पॉइंट शिलोंग पुलिस की तरफ से आता है तो हम 100% इसको वेरीफाई करेंगे। एक चीज और ये कहा गया कि राज जो है उसका कोई पैतृक घर है यूपी में, फतेहपुर में, गाजीपुर में, इसीलिए सोनम को वो वहां पहुंचाया। क्या सोनम गाजीपुर गई थी, और गई थी तो क्यों और कैसे पहुंची वहां तक? नहीं, इस बारे में मुझे लगता है शिलोंग पुलिस, चूंकि सोनम को नंदबाग पुलिस से रिकवर किया जाकर फिर शिलोंग पुलिस ने अपने साथ ले गई है, तो मुझे पूरा जैसा सोनम से जो बात होगी उससे वो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ किसी को भी कुछ नहीं। जी राजेश जी, एक चीज और बताइए कि ऐसा कहा गया कि यूपी के कुछ शहरों में सोनम देखी गई, गाजियाबाद में, गाजीपुर में, बनारस में। क्या आपके पास कहीं से ऐसी शिकायत आई कि उसको देखा गया है? कोई जानकारी? नहीं, इस तरह का कोई भी विक्टिम किसी भी ने अभी क्राइम ब्रांच से संपर्क नहीं किया है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है राजेश जी, इस पूरे मामले में इन लड़कों ने क्यों मर्डर किया? क्या कोई पैसे का लेन देन था या कुछ और दुश्मनी थी? नहीं, डेफिनेटली ये शिलोंग पुलिस के पास होगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि वो इंटरोगेशन उनसे कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट आया होगा। शिलोंग पुलिस ने आप लोगों के साथ तो बहुत कुछ शेयर किया होगा। मैं जानता हूं इन्वेस्टिगेशन का मामला, आप हमको सब चीज़ नहीं बता सकते, पर क्या कॉल डिटेल्स हैं, क्या जीपीआरएस लोकेशन है, क्या इस बारे में तस्दीक है कि ये केस बहुत मजबूत है सोनम के अगेंस्ट और इन लड़कों के अगेंस्ट? ये भी अब जैसा कि मैं बताऊं, चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो है, तो अब मैं कोई इन्वेस्टिगेशन के बाहर की बात, चूंकि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ एसआईटी एंड ऑल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, तो डेफिनेटली मैं इसमें इस संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंदौर पुलिस को ऑफिशियली जो शेयर किया जाएगा शिलोंग पुलिस के द्वारा, उसको डेफिनेटली हम लोग उसको शेयर करेंगे जो शेयर करने लायक होगा। लेकिन निश्चित रूप से शिलोंग पुलिस के पास अब सभी लोग हैं और उनकी कड़ियाँ जोड़ रहे हैं। एविडेंस भी इन्होंने यहाँ कलेक्ट किए थे, सर्चिंग भी की गई थी आरोपी के घर की, विशाल चौहान की, और इसके अलावा एक ग्राउंड में भी सर्चिंग की गई थी सिम के लिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मिलेंगी।
आएंगी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, और ये सारी चीज़ जब कनेक्ट होंगी तो एक मोटिव भी क्लियर होगा। तो मतलब केस मजबूत लग रहा है आपको? ये बहुत, देखिए आपको मैं बताऊं, इतना सेंसिटिव केस है, इसमें कोई भी एजेंसी इसको बहुत फूक कर कदम रखती है, एहतियात के तौर पर इसको काम को कर रही है, और डेफिनेटली शिलांग पुलिस के द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए हैं। और देखिए सारे एविडेंसेस जो हम कलेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी कोर्ट, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं। एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं बताना चाहूँगा, जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं हमारी सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन होता है, कोई भी चीज़ हम गलत नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर फैक्ट्स आता है उनको माननीय न्यायालय के सामने रखना होता है, वो ट्रायल में सारी चीज़ें चलती हैं, तो जो फैक्ट्स प्रूव होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। राजेश जी, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज गोविंद ने बोली, जो प्रेस से बात कर रहे थे सोनम के भाई, कि भाई सोनम तो राखी बांधती थी राज को और उनके सामने बांधती थी। देखिए ये बात भी सिर्फ मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, स्टेटमेंट में भी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात आई होगी, बट अभी ये इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जब मेघालय पुलिस पहुंची इंदौर में और इंदौर की पुलिस कोऑपरेट कर रही थी आपके साथ, आपकी अगुवाई में, तो आपने भी राज कुशवाहा को जब पकड़ा गया होगा, आप लोग होंगे उसके आसपास, उससे बातचीत की होगी, क्या राज कुशवाहा अपना जुर्म कबूल रहा था? देखिए जो शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा उनका एक एक कड़ी है, अगर वो कह रही है तो निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई गंभीरता होगी कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे, कुछ कॉल डिटेल वगैरह होगी जिसके आधार पर वो अपनी बात को कह पा रहे होंगे। जी चलिए, राजेश दंडोरिया जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सोनम को लेकर जब पुलिस शिलांग पहुंची तो शिलांग पुलिस थाने के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और जो सोनम को देखने वहां पर मौजूद थी, वहां मौजूद लोगों में सोनम के खिलाफ भारी गुस्सा है। वहां मौजूद महिलाओं से, खासकर जो लोकल महिलाएं हैं, उनसे मेरे सहयोगी मुकेश ने बातचीत की, आपको जरूर सुननी चाहिए। घटना हुई है मेघालय में, मेघालय की छवि खराब करने की कोशिश हुई है, उसको लेकर लोगों में, स्थानीय लोगों में नाराजगी है। और मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। यहां पर तमाम जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं भी यहां पर इकट्ठा हुई हैं, जो कि इस घटना से काफ़ी नाराज़ हैं। आरोपियों ने जो किया है उससे काफ़ी नाराज़ हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इन महिलाओं को यहाँ पर, कई लोग ऐसे हैं जो इन आरोपियों को यहाँ पर देखने भी आए थे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात करने की दोबारा से, और पूछता हूँ कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आए थे। मैम, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? क्यों उस लड़का को मारा इसने? उसको भी तो दर्द हुआ होगा ना लड़का को, वो भी तो किसी का बेटा था ना। नहीं करना था शादी तो बोल देती पहले, क्यों मारा उसको उतना दूर लेके? छोड़ के चली जाती, मार से, जान से मारने की क्या जरूरत? वही तो उसको छोड़ देती, वही से डिवोर्स दे देती, भाग जाती, वही लड़के के साथ भाग जाती। इसको लेकर गुस्सा आपके मन में? हाँ, बहुत गुस्सा है हम लोग का मन में, पब्लिक पर तो बहुत गुस्सा है। मेघालय में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट अभी हुआ यहाँ पर, किसी ने टूरिस्ट को? कभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पहली बार सुना है ये सब। मैं शिलांग में ही जन्म हुई, शिलांग में बड़ी हुई, मगर ऐसा घटना कभी नहीं सुनी, फर्स्ट टाइम ऐसा टूरिस्ट प्लेस में। वो भी शॉकिंग है, ये बहुत शॉकिंग न्यूज है ये तो। ऑल इंडिया का औरत लोग के ऊपर एक तो ये वो दब्बा गिरा है, एक तो दब्बा लगा है, खाली हम नहीं, जो हम है वो ये नहीं है, सब के लिए अभी सब माई का अंदर में ये तो खौफ बैठ गया है, उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो ऐसा अभी ना खाली ये बात से नहीं, आगे जाके कोई ऐसा कोई सोचे नहीं ऐसा कुछ करना है, तुमको पसंद नहीं है मुंह से। अभी का जनरेशन इतना पीछे थोड़ी है जो समाज से जोड़ेगा, ये से हम प्यार करते बोलेगा, ये से चलेगा ना। कौन माई बाबा नहीं चाहता अपना बेटा बेटी खुश ना रहे? सब एक बार मना करेगा, दो बार तीन बार मान लेगा, तो तुमको पहले ही करना है। शादी ना करती, शादी छोड़ देती, मना कर देती, पब्लिक के सामने बोल देती मैंने इससे शादी करनी ही नहीं है। ये यहाँ लेके आई है स्पेशली इसको मर्डर करने के लिए, छोड़ के भाग, इतना गोल्ड पैसा लेके वो आई थी, वैसे भी तो मर्डर करने के बाद भी भागी ना, वो पहले ही भाग जाती, बेचारी की जान तो नहीं जाती, वही तो उसकी फैमिली को इतना दुख तो नहीं होता। वो कितने ट्रस्ट के साथ आया था कि अपनी न्यूली मैरिड वाइफ के साथ मैं जा रहा हूँ, ट्रस्ट को तोड़ दिया, पूरे ट्रस्ट को तोड़ दिया। पूरे इंडिया पे जो लेडीज है ना, सबका नाम बदनाम करके रखा। ये जो सोनम है, ये 3 जो किलर्स हैं, जो शूटर्स हैं, वो उसके साथ में घूमते रहे तमाम जगहों पर, और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल रही। उसके पति को ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये लड़के साथ में घूम रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रही हैं? हम लोग जिस दिन पहला देखा है, हम लोग तो क्यों ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग आपस में, हम लोग औरत लोग बात करता है, हम लोग देखना हस्बैंड के साथ घूमने आया, एक टू भी फोटो पोस्ट नहीं किया, फिर खाली अपना मोबाइल में मोबाइल को ये कर रहा है, मोबाइल को अप टू डेट कर रहा है, ये कर रहा है, मोबाइल से ये कर रहा है। हस्बैंड के साथ उसका कोई ये नहीं है, आगे पीछे देखना वही निकल जाते हैं। क्या साइलेंट किलर है हम बोलेगा, बस साइलेंट किलर है। अभी भी तो उसको इनोसेंट लग रहा है,
अभी जो ढाबा में मिला है उसको, कहा वो लड़का है और कहा ये लड़की है, उसको तो जम ये लग रहा भी है। चुना है, इतना छुछुंदर जैसा मुंह है, राजा रघुवंशी देखने में जैसा है, इतना हैंडसम भी है, बहुत सुंदर है वो लड़का। वो उसको हीरा छोड़ के वो कोयला को ढूंढ कोयला रहा था। का पीछे कोयला के पीछे। ये जब ये मिली वहाँ पर तो कहती है मुझे किडनैप कर लिया, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया है, इसको ये सब अभी बचने के लिए तो करेगा ही, अभी तो बहाना करेगा ही क्योंकि उसको बचना है ना। और यहाँ से शिलोंग से गाजीपुर गई है तो ट्रैवल करके ही गई होगी और मुंह छुपा के गई। उसको तो मास्टरमाइंड है ही पहले से। बहुत ही बुरा, लेडीज तो ऐसे करना नहीं चाहिए था। उसको कुछ भी करना है तो उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको डिवोर्स दे दो, शादी मत बैठो, कुछ करो, लेकिन शिलोंग का बदनामी कर दिया और यहाँ पे आके लेडीज का करना बहुत ही बुरा काम किया। और कुछ नहीं बोलना, उसको सजा से सजा, कड़ी सजा देना चाहिए बस। तो बिल्कुल देखिए कितनी गुस्से में है ये तमाम जो महिलाएं हैं और इनका यही कहना है कि जो सोनम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि जो राजा रघुवंशी का परिवार है उसको इंसाफ मिल पाए। क्या इश्क जानलेवा होता है? क्योंकि ऐसी बात अक्सर कही जाती है, शायर कहें तो समझ में आता है, लेकिन वाकई में क्राइम के रिकॉर्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि क्या मोहब्बत के चलते जान भी जाती है। आंकड़े क्या कहते हैं ये हम आपको जरूर दिखाना चाहते हैं। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। भारत में हर 10वें मर्डर की वजह प्रेम प्रसंग या फिर अवैध संबंध होते हैं। ये आंकड़े हमारे नहीं है बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के हैं। 2022 तक के आंकड़े, 2013 से 22 तक के आंकड़े हैं। 2022 में देश में हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 2,821 मामले प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध के चलते दर्ज हुए, यानी कि कुल मामलों का लगभग 10%। 2022 में मामला लगभग 10% था। 2013 की बात करो, अगर आप शुरू में इस ग्राफिक्स में जाएंगे तो 7.2 था, यानी हर जो क्राइम हो रहा था मर्डर का, उसमें 7% 70% जो होते थे वो प्रेम प्रसंग के कारण होते थे। और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। 2015 में ये 9.2 हो गया, 2016 में 10.2 हो गया, 17 में 10.9 हुआ, 18 में 11.2 हुआ। यानी अगर 100 मर्डर हो रहे हैं तो उनमें से 11 मर्डर प्रेम प्रसंग की वजह से हो रहे हैं। 19 में 11, 2020 में 10, 21 में 10.5 और 22 में जैसा कि मैंने कहा 9.9। यानी ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि देश में जो मर्डर हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, उसमें 10% प्रेम प्रसंगों या फिर अवैध संबंधों के कारण होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इश्क जानलेवा है। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।